मॉर्निंग गर्ल्स। हमारा आज का टॉपिक है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कार्यशील पूंजी होती क्या है। कार्यशील पूंजी वो पूंजी है जो हमारे दिन प्रतिदिन कार्यों को पूरा करने के लिए चाहिए रहती है। यह स्थायी पूंजी से अलग होती है। कार्यशील पूंजी में मैंने आपको पहले बताया था इसकी परिभाषा और उसको प्रभावित करने वाले तत्व। अब इस सेकंड स्लाइड में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हमें अनुमान लगाते हैं हम कि हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कितनी होगी, या अगर हमारे पास कार्यशील पूंजी पर्याप्त मात्रा में है तो हमें इससे क्या लाभ होंगे। कार्यशील पूंजी अगर हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो हमें क्या हानियाँ होंगी। इसके लिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हर चीज़, अगर हमारा मान लीजिए हम खाना कम खाएं तो हमें भूख लगती रहेगी और हमें बेचैनी रहेगी, उसी प्रकार से यदि हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे तो भी हमें असुविधा महसूस होगी। इसी प्रकार से कार्यशील पूंजी का भी कम होना या बहुत अधिक होना दोनों ही हानिकारक होता है। अब है कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का अनुमान हम किस प्रकार लगाएं कि हमें ना हमारे पास कम रहे ना हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में रहे। इसके लिए कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। पहला है कि हमारा कितना लागत पर खर्च हो रहा है। हम अनुमान लगा लेते हैं, जैसे कि हम घर में बजट बनाते हैं। मैंने आपको पिछले उसमें वीडियो में बताया था कि मान लीजिए घर में हमारा जो खर्चा होता है दिन प्रतिदिन का, जैसे कि राशन आना, बिजली का खर्चा, जितने भी बिल हैं, बच्चों की फ़ीस है, हॉस्पिटल का खर्चा है, एंटरटेनमेंट पे खर्चा, ये सब कार्यशील पूंजी में आता है। तो हमें अंदाज हो जाता है कि हमको इस पूरे दिन भर में या हमें महीने भर में हमारा कितना खर्चा होता है, उस आधार पर हम कार्यशील पूंजी को रख सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर हमें कच्चे सामग्री को बहुत लंबे समय तक स्टोर पे रखना पड़ रहा है, उसको स्टोर करके रखना पड़ रहा है क्योंकि वो अवेलेबल मार्केट में नहीं है, और हमें उसको एक साथ बल्क में ख़रीद के और उसको लंबे समय तक स्टोर करके रखना पड़ रहा है, तो हमें ज़्यादा कार्यशील पूंजी की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसकी देख रेख करनी पड़ती है और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लंबे समय तक रखने पर वो ख़राब भी होने लगता है। फिर है उत्पादन प्रक्रिया कितनी लंबी चलेगी। परिचालन चक्र जितना लंबा होगा उतने ही ज़्यादा दिन तक हमारे लेबर काम करेगी, उतने ही ज़्यादा दिन तक हमारा बिजली का खर्चा होगा, सब कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे। तो उत्पादन प्रक्रिया अगर लंबी होती है तो हमारे को ज़्यादा कार्यशील पूंजी की ज़रूरत होती है। अब है तैयार माल को अब हमारा प्रोडक्शन जब तैयार हो गया है तो उस प्रोडक्शन को हम कितने समय तक स्टोर में रख रहे हैं। अगर हमने बहुत लंबे समय तक स्टोर में रखा है तो हमारे पास नकद जल्दी से नहीं आएगा, क्योंकि हम उसको ज़्यादा जब सेल ही नहीं करेंगे तो हमारे पास वापस पैसा लौट कर कैसे आएगा। तो हमें कार्यशील पूंजी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से हम अगर उधार पे सामान देते हैं तो भी हमें नकद बहुत लेट मिलता है, तो भी हमें कार्यशील पूंजी ज़्यादा रखनी होती है। और कई बार ऐसा होता है हमने उधार पर सामान लिया है, तो अगर हमने उधार पर सामान लिया है और उसे जल्दी ही चुकाना है तो हम कुछ कम, तो हमें ज़्यादा चाहिए, और अगर हम उधार को देर तक चुका सकते हैं तो हम कम कार्यशील पूंजी से भी कार्य अपना चला सकते हैं। तो इन तत्वों को मैं आपको पिछले उसमें बता चुकी हूँ। अब है पर्याप्त कार्यशील पूंजी अगर मेरे पास है तो हमें इससे क्या क्या लाभ होते हैं, या इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पास कार्यशील पूंजी रखने का। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मान लीजिए आप अपने घर से कॉलेज तक डेली अपने एक बस से आते हैं, जिसमें आपका खर्चा चलता है, आपका किराया लगता है 50 रुपये। अगर मान लीजिए आपके पास 50 रुपये रोज़ हैं तो आप आसानी से आ जा सकते हैं, लेकिन किसी दिन आपके पास 50 रुपये नहीं है तो आपको क्या करना होगा, किसी से उधार लेके काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको घर तो पहुंचना ही है।
या फिर अब ये कई दिन तक ऐसा हो रहा है कि आपके पास 50 रुपये नहीं है, आप कई दिन तक लोगों से उधार मांग रहे हो, तो क्या होगा, लोग देना बंद कर देंगे क्योंकि आप चुका नहीं पा रहे हो उनका पैसा। तो इसी तरीके से फिर आपको क्या होगा कि आपको आने जाने में दिक्कत होने लगेगी, आपको मांगने में शर्म आने लगेगी, आपको उधार मिलना बंद हो जाएगा और फिर आपको पैदल ही आना पड़ेगा। इसी तरीके से कार्यशील पूंजी यदि पर्याप्त नहीं होती है तो उद्योग के बहुत सारे काम अटक जाते हैं। बिजली का बिल बंद हो गया तो मशीनें नहीं चल पाएंगी, कंप्यूटर नेट नहीं दे पाए तो नेट नहीं चल पाएगा, या फिर हमारी मशीनें टूट फूट गई तो उसकी रिपेयर नहीं हो पाएगी। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि पर्याप्त पूंजी नहीं होने पर अटक जाते हैं। अब है इसका पहला जो पॉइंट है, पूर्तिकर्ता को तत्काल भुगतान कर सकते हैं। मतलब कि आप जिससे भी माल खरीद रहे हैं आप उसको तुरंत भुगतान कर देंगे, तो भुगतान करने से क्या होगा कि आपको आसानी रहेगी, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, आपको जब ज़रूरत होगी आप अपना जाके सामान ले सकते हैं। फिर है नकद छूट का लाभ, कि जब भी कहीं पर आप बहुत सारे अमाउंट में बहुत सारे बल्क में कोई चीज़ लेते हैं तो आपको नकद पैसे देने पर उस पर कंसेशन मिलता है। अगर आप उस उधार लाएंगे तो आपको कंसेशन आपका ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है उधार लाने पर ब्याज भी देना पड़े, लेकिन नकद देने पर आपको कंसेशन मिलता है। इसके बाद आपका आता है पर्याप्त लाभांश वितरित। लाभांश क्या होता है कि जो उद्योग होते हैं वो अपने उद्योग को चलाने के लिए शेयर्स निकाल देते हैं। शेयर क्या है कि अपने पैसे कलेक्शन का एक ही तरीका है। जब आप कंपनी के पास पैसे उनको लोन भी मिल जाता है लेकिन उनको और पैसा चाहिए तो वो शेयर्स निकाल देते हैं और उन शेयर्स के थ्रू जो लोग खरीदते हैं तो इस तरीके से उनके पास वो पैसा इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जो शेयर्स के मालिक हैं उनको जब आपको लाभ होता है तो उनको पैसा उसका कुछ परसेंटेज देना होता है। तो अगर आपके पास कार्यशील पूंजी पूरी है, जब भी आपको लाभ होगा तो आप अपने शेयर्स के मालिक को वो पैसा, उनका लाभांश टाइम पे वितरित कर सकते हैं, तो आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट है अनुकूल अवसरों का लाभ उठाना, कि मान लीजिए कहीं आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर अभी हम इस समय ये हमको सस्ता मिल रहा है, या यहाँ अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, या हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ मिल रहा है। तो जब भी हमें कोई भी अनुकूल अवसर लगता है, अगर हाथ में पैसे होंगे तो हम उसको तुरंत ले सकते हैं। यदि हमारे हाथ में पैसों की कमी है तो वो अवसर हम खो देंगे और हमको ज़्यादा पैसे देकर उस चीज़ को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है कार्यकुशलता में वृद्धि। जैसे कि कार्यशील पर्याप्त है आपके पास, तो आप क्या कर रहे हो कि आपके जितने भी वर्कर्स हैं उनको समय पर तनख्वाह दे रहे हो, आपकी मशीन की टूट फूट हो रही है वो टाइम पे ठीक हो रही है, तो आपका जो काम चल रहा है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली काम चलता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है और वो काम आसानी से आगे बढ़ता जाता है। आपका परिचालन चक्र भी इस कारण से जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, बहुत लंबा नहीं खींचता है। मान लीजिए मशीन टूट गई और आपके पास पैसे नहीं है तो आपका परिचालन चक्र बढ़ जाएगा और उतना ही खर्चा आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आकस्मिकताओं एवं विपरीत परिस्थितियों का सामना। जैसे घर में अगर मान लीजिए अचानक से किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए, या अचानक से कोई भी मान लीजिए किसी की शादी आ जाए, तो हमें एकदम से खर्चा करना पड़ जाता है। तो इसी तरीके से उद्योग धंधों में भी मान लीजिए हड़ताल हो गई, या फिर है ना सरकार ने कोई नीति चेंज कर दी, एकदम से काफ़ी महंगी चीज़ें हो गई हैं, और या फिर हमारे कोई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ गया है, तो उन सब चीज़ों को अगर हाथ में पैसे हैं तो हम उनको आसानी से दूर करके बड़े नुकसान से बच सकते हैं। नेक्स्ट है स्थायी संपत्तियों की उत्पादकता में वृद्धि। जब हमारे पास कार्यशील पूंजी पूरी है तो हम दिन प्रतिदिन का कार्य आसानी से करते जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास जो लाभांश बचता है, लाभ बचता है, तो हम उस लाभ से स्थायी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं, और मशीन खरीद ली, और हमने
ऐसे सामान, भूमि खरीद ली, भवन बनवा दिया, क्योंकि हमारे पास कार्यशील पूंजी पूरी है। यदि हमारे पास कार्यशील पूंजी पूरी नहीं है तो हम जो हमारे पास लाभ होता है उसको पहले हम उन चीज़ों को पूरा करने में काम में लेते हैं जिन चीज़ों की हमारे पास, मान लो पहले मशीन टूट फूट हो गई थी, कार्यशील पूंजी की कमी के कारण हम उसको नहीं ठीक करा पाए, तो जो हमारा प्रॉफिट आया पहले हम उसको वहाँ लगाएंगे, तो हम स्थायी पूंजी को बाद में खरीद पाएंगे। अब है कार्यशील पूंजी अधिक होने से क्या हानि है। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी जो मैंने आपको पहले दिया था बस के किराए का, कि मान लीजिए आपके 50 रुपये लगते हैं और कम है तो आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि आपके पास 50 रुपये किराया लगता है लेकिन आपके पास 100 रुपये हैं, तो आपके पास जो 100 रुपये हैं वो 100 रुपये आपको लगेगा कि आज तो पैसे हैं, चलो कुछ खर्च कर दिया जाए। आप बिना बात के उन पैसों को ऐसी जगह खर्च करेंगे जहाँ ज़रूरत नहीं है। अगले दिन भी आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप फिर अपनी फ्रेंड्स को खिला रहे हो, अपने पैसों को अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हो। इसी तरीके से कार्यशील पूंजी अगर उद्योगों में अधिक है तो क्या होता है, सबसे पहला है बैंक ऋणों में कठिनाई। पर्याप्त होने पे आपको बैंक बहुत आसानी से ऋण देता है क्योंकि आप उनका टाइम टाइम पर चुकाते रहते हो। लेकिन आपके पास बहुत अधिक है तो क्या होता है कि आप ने अपना सामान, क्योंकि आपके अंदर एक ढीलापन आ जाता है, आप अपनी चीज़ों को उधार दे देते हो, आपके पास अब पैसे लौट के नहीं आ रहे हैं, अब आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप ऋण लेने जा रहे हो बैंक, क्योंकि बैंक का ऋण अब आप बहुत लेट चुका पाओगे, आपका उधार सामान नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से आपका बैंक का ऋण भी प्रभावित हो जाता है, कम कार्यशील पूंजी में भी प्रभावित होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है अनावश्यक सामग्री का संग्रह एवं खर्च। जैसा मैंने आपको बताया कि आप अननेसेसरी ऐसी चीज़ों पे पैसा खर्च कर दोगे जो कि आपकी ज़रूरत नहीं है और उनको इकट्ठा करके रखोगे और उनकी फिर देख रेख करना भी खर्चे का कार्य बन जाता है। नेक्स्ट, लाभदायकता पर बुरा प्रभाव। जब आप कार्यशील पूंजी बहुत अधिक है तो आप उसका पूरा यूज़ तो हो नहीं रहा क्योंकि आपको उतनी ज़रूरत ही नहीं है, तो आपने जो पैसा ब्याज पे लिया था या जो भी, वो कार्यशील पूंजी में आपने ज़्यादा लगा दिया। ब्याज तो आप ज़्यादा दे रहे हो लेकिन वो पूंजी पूरी तरीके से प्रयोग में नहीं आ रही है, तो बहुत अधिक कार्यशील पूंजी भी नहीं होनी चाहिए। अब है कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाना। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं कि आपके पास कितनी कार्यशील पूंजी होनी चाहिए। अब इसके कुछ तरीके हैं कार्यशील पूंजी को निकालने के, कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं जिनसे कार्यशील पूंजी की पूरी गणना की जाती है। पहला है रिग्रेशन एनालिसिस या प्रतिगमन विश्लेषण। इसके अंदर हम अनुमान लगाते हैं कि हमारे जो कार्यशील पूंजी है वो पहले कितनी खर्च हो रही थी, इसको ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं, और इसके आधार पर हम हमारे पास कितना पैसा है और कितनी हमको हमारा खर्चा पहले से होता आ रहा है, उसके आधार पर इसका एक फॉर्मूला होता है, उस बेसिस पर इसकी कैलकुलेशन की जाती है। सेकंड है बिक्री पद्धति का प्रतिशत या परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, कि हमारी कितनी बिक्री हो रही है, हम कितना सामान बेच पा रहे हैं, उसके आधार पर हम कार्यशील पूंजी को अनुमान लगाते हैं उसका। और ये लेकिन उन लोगों के लिए सही नहीं है क्योंकि जिन लोगों का पहले अतीत नहीं, जैसे स्टार्टअप है, उनके पास कोई पुराना अतीत नहीं है तो वो उसको नहीं कर पाते हैं, अनुमान नहीं लगा पाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड ये सबसे अच्छा होता है कि परिचालन चक्र की विधि। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका परिचालन चक्र कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करता है। परिचालन चक्र विधि सबसे ज़्यादा सरल और सबसे ज़्यादा अच्छी विधि मानी जाती है। इससे ही अनुमान अगर छोटा है तो आपका छोटा चक्र है तो आपको कम कार्यशील पूंजी चाहिए, अधिक बड़ा चक्र है तो अधिक चाहिए। थैंक यू।